हाय एवरीवन। आज मेरा प्लान ये था कि मैं महिंद्रा XUV400 की कंटिन्यूटी में उसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाला था, मैं उस पर वीडियो बनाता। बट मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे क्या सब्सिडी है, क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके बारे में बताओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे ख्याल से ये जो अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, इनकी बुकिंग करा रखी है एंड प्रॉब्ली कुछ एक हफ्तों में इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। तो शायद कुछ कस्टमर्स अपनी कैलकुलेशन करना चाहते होंगे कि उन्हें अल्टीमेटली ये कार कितने की पड़ेगी। मैं सारी की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर करके, जैसे हम अपने नोट्स को फाइल में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वैसे ही मैं अपनी सारी वीडियोस को ऑर्गेनाइज करके प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ। साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा कि डाउन द लाइन में सारी कार्स की प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूं, सो दैट किसी भी व्यूअर की कोई भी इंटरेस्ट की कार है तो वो सीधा प्लेलिस्ट में जाके अपनी वो पर्टिकुलर कार उस पूरे मेन्यू में से देख सकते हैं। रही बात XUV400 की, तो जैसे जैसे मैं उसकी सीरीज की वीडियोस निकालता रहूंगा तो वो मैं XUV400 की प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा। अब अगर मैं बात करूं हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज की, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फेम स्कीम, वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, दैट आई विल कवर सेपरेटली। एंड उसके बाद कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। जहां तक मैंने ऊपर ऊपर से देखा है, एटलीस्ट 13 या उससे ज़्यादा स्टेट्स हैं जो अपनी अपनी स्कीम्स चला रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी देने के लिए। सारी की सारी स्टेट्स की सारी स्कीम्स को कंबाइन करके मैं एक ही वीडियो में बना देता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती एंड मुझे भी काफ़ी टाइम लगता उसको बनाने में, प्रिपेयर करने में। इसलिए मैं इसको स्टेट वाइज सेगमेंट्स में तोड़ रहा हूँ। अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूँगा, और अगर आगे चल के मुझे कुछ एक दो स्टेट्स ऐसी मिलती हैं जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स हैं स्कीम्स में, तो मैं 2-3 स्टेट्स को मिला के एक वीडियो में डाल दूंगा। अब जो लोग हरियाणा से हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि ये स्टेट कितनी सब्सिडी देती है, कौन कौन सी कार पे देती है। अगर आप लोग आसपास दिल्ली NCR से हो, जैसे वेस्ट यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, राजस्थान से हो, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि आपकी अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उतने ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस वीडियो को देख के यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि कार आपको कहाँ से लेनी है। एंड जो थोड़े से फार फ्लंग स्टेट से हैं, जैसे कोई अगर साउथ से है या ईस्ट से है, आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो। बिकॉज जब मैं आपके स्टेट्स को कवर करूंगा देन यू कैन हैव अ कंपैरिजन कि हमारी स्टेट में ये पॉलिसीज़ हैं, ये सब्सिडीज़ हैं, वैराज हरियाणा में, यूपी में, जो बाकी के स्टेट्स हैं उनमें ये पॉलिसीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ हरियाणा की सब्सिडीज़ की, तो ये आई कहाँ से है? क्या हरियाणा ने कुछ बजट में चेंजेस किए हैं? क्या गवर्नमेंट ने कोई नया एक्ट पास किया है? द पावर टू गिव सब्सिडीज टू कार्स, ये पावर आती कहाँ से है? सो द मदर डॉक्यूमेंट इज हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से कॉन्करेंस मिली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अप्रूवल मिल चुकी है। ये हरियाणा गवर्नमेंट गजेट के अंदर 8 जुलाई 2022 को नोटिफाई हो गया था, और इस पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 10 जुलाई 2022 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 9 जुलाई 2027 तक ये वैलिड है। इससे आपके फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जब भी आप डीलर्स के पास जाते हो और आप पूछते हो कि जी ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होंडा सिटी है या फिर ये जो हाई राइडर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ डीलरशिप्स या कुछ सेल्समैन आपको या तो ये कहेंगे कि जी हमें पता नहीं, या फिर वो ये कहेंगे कि जी गवर्नमेंट कुछ बना तो रही है, कुछ पॉलिसी बना तो रही है, कुछ है तो सही मन में, बट अभी गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, अभी डिस्कशन नहीं हुई है, अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट मिल रही है, सो द आंसर इज कि पॉलिसी आ चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है, हरियाणा गवर्नमेंट गजट में है। जस्ट बिकॉज हरियाणा गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल की किसी डीलरशिप के साथ कोई बात नहीं हुई है, किसी ने बैठ के किसी को बताया नहीं है, या फिर डीलरशिप्स या सेल्समैन खुद इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि ये अंडर प्रोसेस है या फिर ये लिम्बो में है या फिर इसका कुछ पता नहीं। पता है एंड इट इज़ देयर इन दी पब्लिक डोमेन। क्वेश्चन नंबर 2, कई जगहों पे मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि हरियाणा के अंदर पॉलिसी के बारे में लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये पॉलिसी आएगी लेकिन जो भी इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स मिलेंगे या जो भी कुछ होगा वो 6 मंथ्स के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा या कुछ महीनों के बाद वो बंद हो जाएगा। देखो, बाकी स्टेट्स होंगी जिन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा होगा कि 6 महीने 8 महीने के बाद इस पॉलिसी को हम बंद करेंगे या फिर रीलुक करेंगे, रिन्यू करेंगे। हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 5 साल तक वैलिड है। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, तो मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। दूसरी चीज़, एलिजिबिलिटी। तीसरी चीज़, चीज़ों की डेफिनेशन दे रखी है फॉर बेटर क्लैरिटी की इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या मतलब है, हाइब्रिड का क्या मतलब है, तो इस तरह की डेफिनेशन दे रखी है। इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको क्या इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव फॉर बायर्स, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे कस्टमर्स, उन्हें क्या इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद
ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होएगा। नेक्स्ट, जो प्राइवेटली ओन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं, उन्हें क्या इंसेंटिव मिलेगा। ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी, डिमांड क्रिएशन कैसे होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, इसकी अवेयरनेस कैसे दी जाएगी लोगों को, और इसका टेन्योर क्या है पॉलिसी का। तो टेन्योर तो 5 साल मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं बात करूंगा इसकी इंसेंटिव्स फॉर बायर्स की, क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने मैसेज कराए वो लोग हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं एंड एज अ बायर उनको क्या फ़ायदा मिलेगा वो जानना चाहते हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि इस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में हो या बिजनेस में हो, या फिर वैसी आउट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ये जानना है कि मैन्युफैक्चरर्स के पास क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, तो वो टॉपिक्स मैं अलग किसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। आप लोग अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर हम इंसेंटिव्स फॉर बायर्स पे चलें तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये इंसेंटिव हर तरह की गाड़ी के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, चाहे माइल्ड हाइब्रिड हो। मैं इसका एकदम से सिंपल आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर वो स्पेसिफिक एरियाज दिखा दूंगा जिससे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप की गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है। चलते हैं इसके सेक्शन नंबर 4 पे, जहां पे इन्होंने हर चीज की डेफिनेशंस बता रखी हैं। और सेक्शन नंबर 4 के नीचे क्लॉज नंबर 4 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप उसकी डेफिनेशन देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए है या फिर माइल्ड हाइब्रिड के लिए भी है। चलो मैं आपको रेलेवेंट टर्म ही बता देता हूँ। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, a vehicle that for the purpose of mechanical propulsion draws energy from both of the following: a consumable fuel एंड रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी कि पेट्रोल और दूसरा है बैटरी, और ऊपर लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रोपल्शन। मैकेनिकल प्रोपल्शन का क्या मतलब है कि गाड़ी का चलना, तो यानी कि गाड़ी चले तो पेट्रोल से भी चले और बैटरी से भी चले। अब माइल्ड हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक छोटी सी बैटरी होती है, लेकिन वो 3 जगह यूज होती है। पहली चीज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कि जब भी हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, तब वो बैटरी एक्टिवेट होती है। उसका जो MID डिस्प्ले के अंदर एक डायग्राम बनाता है, उसके अंदर भी दिखाते हैं ना कि टायर से पावर निकल के बैटरी में जा रही है। दूसरी चीज टॉर्क असिस्ट, कि जब आप एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करते हो तो इंजन पावर को थोड़ा सा असिस्टेंस मोटर दे देती है। और तीसरी चीज इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, कि जब भी कोई रेड सिग्नल आता है और हम गाड़ी को न्यूट्रल पे करके गियर डिसएंगेज करके जब ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी स्टेशनरी होती है तो उस टाइम पे इंजन बंद हो जाता है, और तब कार के अंदर जो थोड़े बहुत फंक्शंस चल रहे होते हैं वो उस छोटी सी बैटरी की वजह से चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सेलेरेटर दबाते हैं, गाड़ी बैटरी पे नहीं चलती है, गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है एंड इट रन्स ऑन द इंजन। सो बेसिकली देयर इज नो मैकेनिकल प्रोपल्शन बाय द बैटरी। तो इसका मतलब कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। सो एज पर दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स ही फिट होती हैं, माइल्ड हाइब्रिड नहीं होती हैं। और आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर देख भी लेना कि क्लॉज 4 के नीचे इन्होंने क्लॉज 5 और 6 दे रखे हैं। क्लॉज 5 में इन्होंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन दे रखी है, और क्लॉज 6 के अंदर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन दे रखी है। माइल्ड हाइब्रिड की तो कोई बात ही नहीं करी, और जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की उससे भी चीज़ क्लियर हो रही है। सो बेसिकली आप लोग अगर माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी लेते हो तो आपको इस पॉलिसी के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ काफ़ी यूनिक है कि इसमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कवर्ड है, क्लॉज 3 अगर आप देखो। और अभी फिलहाल दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि पब्लिकली फॉर सेल अवेलेबल हैं, टोयोटा मिराई और Hyundai नेक्सो, और दोनों ही इंडिया में नहीं है। तो फिर ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों मेंशन कर रखी है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में? वो इसलिए कि भाई बाई चांस कोई उस गाड़ी को इंपोर्ट करना चाहे, सो द गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो दैट यू कैन इंपोर्ट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल। पॉलिसी दोनों पे एप्लीकेबल है। कितनी कितनी एप्लीकेबल है अब मैं वो दिखाता हूँ। अगर आप सेक्शन 6 देखो तो इसमें इंसेंटिव्स फॉर बायर की बात होती है। इसमें 3 तरह के इंसेंटिव्स हैं। पहली चीज वन टाइम परचेज इंसेंटिव, दूसरी चीज एग्जेम्पशन इन मोटर व्हीकल टैक्स, तीसरी चीज डिस्काउंटेड व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी। अगर हम परचेज इंसेंटिव की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, हम गाड़ी लेने गए और उसके एक्स शोरूम प्राइस पे हमें कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ सब्सिडी मिल रही है। लेकिन इसमें एक कैच है, परचेज इंसेंटिव आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम से कोई सब्सिडी ना ली हो। यू कैन चूज ईदर ऑफ द टू, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर ये कंडीशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सिडी प्लस स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडी दोनों ले सकते हो, एज अ बायर नहीं ले सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम की सब्सिडी किस किस पे कितनी एप्लीकेबल है वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट आपको कितना परचेज इंसेंटिव दे रही है। इस टेबल को मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है आप लोगों के लिए। व्हीकल कैटेगरी के हिसाब से मैं इंसेंटिव्स बताऊंगा। व्हीकल कैटेगरी के अंदर 2 चीजें हैं कि व्हीकल का फ्यूल टाइप और बॉडी टाइप क्या है, और दूसरा कि व्हीकल की प्राइस रेंज क्या है। इंसेंटिव्स के अंदर मैंने 3 सब कैटेगरीज डाली हुई हैं। पहली बात, सब्सिडी कितनी मिलती है, दूसरी चीज कितनी यूनिट्स पे मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि कितनी भी गाड़ियां बिकती रहें गवर्नमेंट सब पे इंसेंटिव देती रहेगी। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स है जिस पे वो सब्सिडी मिलेगी। जब उतनी गाड़ियां बिक जाएंगी तो फर्दर जो कार्स बिकेंगी ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी चीज़ है सीलिंग लिमिट, कि अगर 10-15%, 20% या जितनी भी परसेंटेज सब्सिडी है
तो ऐसा नहीं है कि वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट सेट है कि सब्सिडी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार या लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बेसिकली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे हाइड्रोजन पावर्ड हो या बैटरी पावर्ड हो। अगर वो 15 से 40 लाख रुपए के प्राइस रेंज में है तो उसके एक्स शोरूम प्राइस पे आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन की सब्सिडी 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ शुरू की 1000 गाड़ियों पे मिलेगा। अच्छा, जितने भी इंसेंटिव्स लेने हैं एज अ बायर, चाहे वो परचेज इंसेंटिव हो, मोटर व्हीकल टैक्स की एग्जेम्पशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे डिस्काउंट हो, ये सब सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आप गाड़ी परचेज भी हरियाणा से करो और रजिस्टर भी हरियाणा में कराओ। परचेज कहीं और से करा ली फिर यहाँ पे आके रजिस्टर करा दिया तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और इसका रीज़न ये है कि आप किसी दूसरी स्टेट से गाड़ी ले रहे हो, आप उस स्टेट में GST पे कर रहे हो, हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, फिर आप यहाँ आके रजिस्टर करा लो, रजिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट मुफ्त में करा लो, फिर आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लो, तो गवर्नमेंट को क्या मिला? प्लस गवर्नमेंट को भी अपने एंड पे दिखाना होता है कि हमने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी करी है, तो उन्हें भी अपने रिकॉर्ड्स में दिखाना होता है कि इतनी कार्स यहाँ बिकी और रजिस्टर हुई हैं, प्लस जो थोड़ा सा भी GST गवर्नमेंट को आता है, कम से कम उतना स्टेट टैक्स चक्र के पास जाए। तो ये रीज़न है। दूसरी कैटेगरी आती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक के अंदर या तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या प्लग इन हाइब्रिड हो। अगेन प्राइस रेंज 15 से 40 लाख, सेम सब्सिडी 15%, लेकिन सीलिंग लिमिट 3 लाख की है और ये एप्लीकेबल है फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए। अब थोड़ा सा प्राइस रेंज बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 40 to 70 लाख्स, उनके ऊपर भी सब्सिडी 15% है, लेकिन सीलिंग लिमिट 10 लाख कर दी है और यूनिट्स भी सेम है 1000। अगर हाइब्रिड कार्स की बात करें जो कि 40 से 70 लाख की प्राइस रेंज में, सब्सिडी 15% है, सीलिंग लिमिट अप टू 5 लाख्स एंड ये भी शुरू के 200 यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल, जिसमें कि कोई प्राइस रेंज की लिमिट नहीं है। इसकी सब्सिडी है 15%, सब्जेक्ट टू अ सीलिंग लिमिट ऑफ 10 लाख्स एंड ये है फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए। अब इसमें आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि भाई मैंने एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली तो मैं कैटेगरी 1 के अंदर भी फिट हो सकता हूँ और 5 में भी, या फिर कैटेगरी 3 में भी और 5 में भी, तो ये हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल गवर्नमेंट ने अलग से क्यों मेंशन कर रखा है? देखो इसके दो रीजंस हैं। कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 3 15 से 70 लाख का रेंज कवर करते हैं। अगर आपने कोई ऐसी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली जो कि 15 लाख से कम की है या 70 लाख से ऊपर की है, तो गवर्नमेंट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और हाइब्रिड व्हीकल्स में कोई सब्सिडी नहीं देने वाली, सिर्फ हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियों में ही देगी। सो बेसिकली ये अलग से कैटेगरी इन्होंने उस एक्सक्लूडेड प्राइस रेंज के लिए डाली हुई है। एक अच्छी बात यह है कि हरियाणा इज़ द लैंड ऑफ फार्मर्स, तो इन्होंने ट्रैक्टर्स को भी कैटर किया हुआ है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स फॉर फार्मर्स, इसमें सब्सिडी है 50%, आधे रेट पे ट्रैक्टर मिल जाएगा। 5 लाख तक की लिमिट है एंड ये फर्स्ट 1000 ट्रैक्टर्स के लिए है। एंड अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स हैं देन अगेन सब्सिडी 50% है, सीलिंग लिमिट 5 लाख है, लेकिन ये सिर्फ 100 ट्रैक्टर्स के लिए है। बात करें अगर इलेक्ट्रिक बसेस की, तो सब्सिडी 10% है, सीलिंग लिमिट 10 लाख रुपए है और ये शुरू की 200 यूनिट्स के लिए है। और इस 200 यूनिट्स के अंदर भी 100 यूनिट्स अलग से सिर्फ उन बसेस के लिए हैं जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज यूज करती हैं। लेकिन ये जो इंसेंटिव का परसेंटेज है और जो टारगेट नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ये फिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट सेट इन स्टोन। गवर्नमेंट ने ये मेंशन करा हुआ है अपनी पॉलिसी में दैट दीज फिगर्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर्स का कितना रिस्पॉन्स है और ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हो रही है। अब चलते हैं दूसरे इंसेंटिव पे, एग्जेम्पशन एंड मोटर व्हीकल टैक्स। सो इसके अंदर कोई प्राइस रेंज वाली लिमिट नहीं है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेके आओगे 100% एग्जेम्पशन है, लेकिन सिर्फ शुरू के 30,000 यूनिट्स के लिए। अगर 3 व्हीलर लेके आओगे जैसे ई रिक्शा, अगेन 100% एग्जेम्पशन है शुरू के 15,000 यूनिट्स के लिए। अगर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लेके आओगे, चाहे वो बैटरी बेस्ड हो या फ्यूल सेल व्हीकल हो, तो 75% एग्जेम्पशन है शुरू की 10,000 यूनिट्स के लिए। और अगर आप हाइब्रिड 4 व्हीलर लेके आते हो तो 25% एग्जेम्पशन है शुरू की 2,500 यूनिट्स के लिए। और अगर इलेक्ट्रिक बस लेते हो तो 75% एग्जेम्पशन है शुरू की 1,000 यूनिट्स के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ ऑल ऑफ देम। तीसरा इंसेंटिव, रजिस्ट्रेशन फी पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा और फाइनली आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी। अगेन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अगर है सिर्फ 200 रुपये में रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ शुरू की 30,000 यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए अगेन रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपये है शुरू की 15,000 यूनिट्स के लिए। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स 500 रुपये में रजिस्टर हो जाएंगे शुरू के 10,000 यूनिट्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स भी 500 रुपये में रजिस्टर हो जाएंगे 2,500 यूनिट्स के लिए। और इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो भी 500 रुपये में रजिस्टर हो जाएंगी, लेकिन फर्स्ट 1000 बसेस के लिए। तो ये थी पॉलिसी सिंप्लीफाइड आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर गूगल सर्च करोगे और हरियाणा ईवी पॉलिसी अगर सर्च करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि इसमें कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑटो कार का आर्टिकल देखा,
मैंने टाइम्स नाउ न्यूज़ का आर्टिकल देखा और ऐसे काफ़ी सारे और भी मीडिया हाउसेस के आर्टिकल देखे, तो इन्होंने एक एडिशनल पैराग्राफ मेंशन करा हुआ है अपनी न्यूज़ में कि पॉलिसी अनाउंस होने के अगले 6 महीने तक कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि ई रिक्शा लेते हो तो 25,000 का इंसेंटिव है, लाइट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल लेते हो तो 50,000 का इंसेंटिव है, इलेक्ट्रिक कार्स 10 लाख से कम की हैं तो 75,000 का इंसेंटिव है, 10 लाख से ऊपर की हैं तो 1 लाख का इंसेंटिव है। तो अगर आप लोगों ने कहीं गूगल सर्च कर लिया और ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आपने तो सिर्फ 15 से 70 लाख की गाड़ियों के बारे में बात करी, जो 10 से 15 लाख की रेंज है उसमें तो 1 लाख रुपए का इंसेंटिव है, वो तो आपने बताया नहीं। तो पहली चीज़ ये है कि मैंने पूरा हरियाणा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, ये चीज़ उसमें कहीं भी मेंशन नहीं थी। सो द क्वेश्चन इज़ कि जब ये मेंशन ही नहीं है तो इन्होंने कैसे छाप दिया। तो हरियाणा की ईवी पॉलिसी जो है वो जुलाई में फाइनली आई है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशंस बहुत पहले से हो रही थी। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे नीचे बिल्कुल लास्ट में ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर सीकिंग कमेंट्स एंड सजेशंस इस तरह से का आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड दिस डॉक्यूमेंट इज डेटेड 10 दिसंबर 2020, यानी कि दिसंबर 2020 में सरकार एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लेके आई थी एंड इट वाज सीकिंग सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक। उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी चेंजेस करने के बाद उन्होंने फाइनली जुलाई 2022 में फाइनल डॉक्यूमेंट निकाला है। ये चीज़ जो वो एक्स्ट्रा पैराग्राफ आपको न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह देखने को मिलेगा, ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में था। जब ये इस डॉक्यूमेंट को सोच रहे थे, बना रहे थे, तब इन्होंने ये वो चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट निकाला तो वो चीज़ उसमें से हटा दी थी। बट मैं ये देख के सरप्राइज हूँ कि ऑटोकार वालों का आर्टिकल 12 जुलाई का है, टाइम्स नाउ वालों का आर्टिकल 14 जुलाई का है, लेकिन ये पॉलिसी 8 जुलाई को ही आ गई थी। इसका मतलब कि इन्हें पता ही नहीं चला कि ये पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है और वो क्लॉजेस हटा चुके हैं। इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी के ही क्लॉज अपने आर्टिकल में डाल दिए, थिंकिंग कि शायद ये एज इट इज़ फाइनलाइज होकर पब्लिश हो गए होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों के सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई हम जब डीलरशिप पे जाते हैं तो हमें इतना डिटेल में किसी ने बताया नहीं है, और चलो मान लो कि ये पॉलिसी है और इतना सब कुछ सरकार दे रही है, पर हमें ये बेनिफिट मिलेगा कैसे? ये तो कंपनी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा कुछ पता करें और वो हमें गाइड करें, और उसके बाद जो ये सब्सिडी इंसेंटिव है वो हमें या तो डिस्काउंट करा के दें या हमारे बैंक में दें। तो ये आएगा कैसे? तो इसकी क्लैरिफिकेशन आपको एक प्रेस रिलीज में से मिलेगी विच इज़ डेटेड 27 जून 2022। पॉलिसी नोटिफाई 8 जुलाई को हुई थी, लेकिन उससे पहले हरियाणा कैबिनेट की तरफ से उसको 27 जून को अप्रूवल मिल चुका था। तो सीएम ऑफिस की प्रेस रिलीज में अगर आप जाओगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, द पॉलिसी विल प्रोवाइड अर्ली बर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अप टू ₹10 लाख ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? जैसे मनरेगा की स्कीम होती है, उसमें भी तो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि पैसे सीधा बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो आप जब भी कोई कार लोगे, उसको रजिस्टर कराओगे, रजिस्ट्रेशन फीस दोगे, मोटर व्हीकल टैक्स दोगे, कंप्लाइंसेस करोगे, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता होगा कि आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है। जैसे ही रिकॉर्ड्स में चढ़ जाएगा कि आपने कार ली है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अब कितने दिनों में मिलेगा, कौन से बैंक से मिलेगा, ये चीज़ें तो इसमें मेंशन नहीं है, बट प्रोसीजर ये रहेगा। सो आई होप कि इस डिस्कशन के बाद हरियाणा की जो पॉलिसी है उसकी आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई हो। गोइंग फर्दर जो बाकी की स्टेट्स की पॉलिसीज़ हैं और जो सब्सिडीज़ हैं एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मैं उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं उन सारी वीडियोस को कंपाइल करके अपनी टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़ ऑन व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्लेलिस्ट के अंदर डालता रहूँगा। तो जब भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या रीविजिट करनी हो, दोबारा देखनी हो वीडियो, तो वीडियोज़ में जाके कन्फ्यूज़ मत होना, सीधा प्लेलिस्ट में चले आना, इट विल बी वेरी ईजी। और अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी नॉन पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं और जो इस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कितनी क्या सब्सिडी मिलती है, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, तो ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर देना। हो सकता है कि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए डिसीजन मेकिंग में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।